नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू। कहानी के पिछले भाग में हमने दासों के विक्रेता के बारे में सुना, यानी जो कि दासों का व्यापार करते हैं। साथ ही साथ हमें सोम और कुंडनी के बारे में भी ज्ञात हुआ कि वो इस समय श्रावस्ती में जासूसों की तरह रह रहे हैं। उनकी मुलाकात आर्यवर्षकार से भी हुई। अब विस्तार से जानने के लिए आपको कहानी का पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 30, विदुडभ का कूट यंत्र। महाराज प्रसेनजित अशांत मुद्रा में बैठे बंदुल मल्ल से कोई गुप्त परामर्श कर रहे थे। विदुडभ ने वहां प्रवेश किया। महाराज ने कहा, बैठो राजपुत्र, तुम श्रावस्ती अकस्मात ही चले गए, मुझे सूचना भी नहीं थी। जाना पड़ा महाराज। किस लिए पुत्र? एक महत्वपूर्ण संदेश पाकर। कैसा संदेश? क्या निवेदन करूं? कहो पुत्र कहो, मुझे कुछ सूचना मिली थी। कैसी सूचना? अप्रिय। कहां से? सीमांत से। अच्छा, तो जरा कह पुत्र, क्या सूचना थी? कौशाम्बीपति ठीक यज्ञ के समय कौशल पर आक्रमण करेगा। कहां? कारण ने तो नहीं लिखा। ये उसका पत्र है। वो तो लिखता है कि चिंता का कोई कारण ही नहीं है। परंतु मेरे पास भी एक पत्र है महाराज। किसका पत्र? सेनापति काराण का है। किसके नाम है? किसी गुप्त मित्र के नाम। विदुडभ ने एक पत्र वस्त्र से निकालकर महाराज के हाथ में दे दिया। महाराज ने मल्ल बंधुल को देकर कहा, पढ़ो बंधुल। बंधुल ने पढ़ा। उनका मुंह सूख गया। वो उलट पुलट कर पत्र को देखने लगा। महाराज ने कहा, पत्र में क्या लिखा है? लिखा है कि ठीक दिन कौशाम्बीपति श्रावस्ती पर आक्रमण करेंगे। मैं प्रकट में विरोध करूंगा, परंतु भीतर से अनुकूल हूं। तुम नगर रक्षक सैन्य को ठीक रखना। तुम्हारा प्राप्तव्य जा रहा है। तो क्या पत्र पर क्या काराण के हस्ताक्षर है? हाँ महाराज, बंदुल ने क्रुद्ध स्वर में कहा। लेकिन पत्र लिखा किसे गया है? कोटपाल को। तुम पर यह अभिसंधि कैसे प्रकट हुई पुत्र? मेरे चर द्वारा पिताजी। अच्छा, तो श्रावस्ती क्यों गए थे? नगर का प्रबंध देखने तथा पत्रवाहक मिल जाए तो विशेष समाचार जानने। तो पुत्र करना क्या है? ये तो सेनापति बंदुल कहेंगे। वे महाराज के विश्वास पात्र और वीर हैं। तुम भी कहो पुत्र। महाराज जानते हैं कि मेरा मत महाराज से नहीं मिलता, किंतु ये कौशल की प्रतिष्ठा का प्रश्न है पुत्र। इसी से तो मैं श्रावस्ती चला गया था महाराज। अच्छा, तो बंधुल, तुम सीमांत को अभी प्रयाण करो और काराण को बंदी करके यहां भेज दो। मैं विरोध करता हूं महाराज। किंतु क्यों पुत्र? सेनापति की यहां अधिक आवश्यकता है, परंतु सीमांत पर तो और भी अधिक। पिताजी, वहां तो सेनापति के 12 पुत्र परिजन जा सकते हैं। वो सब वीर और योद्धा हैं और विश्वस्त भी हैं, आगा पीछा सोचने योग्य भी है, परंतु वे सब तो राजकाज में नियुक्त है पुत्र। आप चिंता न कीजिए महाराज, राजधानी का कार्यभार मैं ग्रहण करता हूं। तो बंधुल, यही ठीक है। वे सीमांत को तुरंत 20 सहस्त्र नई सेना लेकर जाएं। नहीं महाराज, मेरी ये योजना है, विदुडभ ने कहा। क्या पुत्र? यदि सब एकत्र सैन्य लेकर जाएंगे तो शत्रु सावधान हो जाएगा, उसे भय उपस्थित हो सकता है। तो तुम्हारी योजना क्या है पुत्र? मेरी तो ये योजना है महाराज कि वे 12 बंधुल परिजन बिना सैन्य लिए महाराज के दूत के रूप में उपानय लेकर कौशाम्बीपति के पास जाएं और यज्ञ में उन्हें निमंत्रण देकर उनकी रुचि देखें। सैन्य प्रच्छन्न रूप में पीछे पीछे जाए, कोई योग्य सामंत या सेनापति उसका संचालन करे। युक्ति बुरी नहीं है, पर सैन्य संचालन कौन करेगा? ये तो बनते सेनापति ठीक करें। अब मल्ल बंधुल ने मुंह खोला। उसने कहा, सैन्य की व्यवस्था हो जाएगी। राजकुमार की योजना उत्तम है, किंतु काराण? उसे तुरंत राजधानी में बुला लिया जाए। यहां आने पर महाराज जैसा उचित समझे उस पर अभियोग करें। महाराज एकदम असंयत हो उठे। उन्होंने कहा, सेनापति, तुम आज ही 12 मल्ल पुत्र परिजनों को सीमांत पर भेज दो और सेना का भी प्रबंध करो। और पुत्र, तुम श्रावस्ती जाकर नगर व्यवस्था अपने अधीन कर लो। राजपुत्र विदुडभ कृतकृत्य होकर उसी समय श्रावस्ती को चल दिया। उन्हीं के साथ उनके राजवैद्य मित्र जीवक कुमार भृत्य भी श्रावस्ती गए। राजसूय समारंभ। वसंत ऋतु का प्रारंभ था। सुंदर शीतल मृग सुगंध वायु बह रही थी। लता गुल्म पल्लवित और द्रुम दल कुसुमित हो रहे थे। श्रावस्ती के राजसूय की बड़ी भारी तैयारियां हो रही थी। महाराज प्रसेनजित की साकेत से अवाई हो रही थी। सब मार्ग बीर्थी पताकाओं, स्वस्तिकों, ध्वजाओं से सजाए गए थे। सब सड़कें छिड़काव से ठंडी की हुई थी। स्थान स्थान पर कुसुम गुच्छों के द्वार मंडप
और तोरण बनाए गए थे। शीतल चंदन और जलते हुए अगरू की सुगंध महक रही थी। जहां तहां देश विदेश के सौदागर और धनिक जन राजपथ की शोभा निहारते घूम रहे थे। महाराज प्रसेनजित उज्जवल वेश धारण किए 12 मल्ल बंधुओं से रक्षित हो एक भीमकाय हाथी पर बैठे हुए राजमहालय की ओर आ रहे थे। शोभा यात्रा में देश विदेश के राजा, राजप्रतिनिधि, मांडलिक और गण्यमान्य सेठी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, परिव्राजक तथा ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, जटिल सब कोई थे। राजमहालय में पहुंच राजा ने पहले अंतःपुर में जा परिवार की स्त्रियों से भेंट की। राजमहिषी मल्लिका देवी ने उनका पूजन किया। फिर उन्होंने खुली राजसभा में देश विदेश से आए राजवर्गियों का स्वागत सत्कार किया। उनके द्वारा लाई उपानय सामग्री को साभार स्वीकार किया। काम्भोज के संगपति ने उत्तरापथ की अलभ्य वस्तुएं उपानय में भेजी थी, जिनमें नंदीनगर के बने हुए भेड़, बिल्ली और मूषक के रोम से बने सुवर्ण चित्रित मूल्यवान वस्त्र, आजानी अश्व, अश्वतरी और ऊंट थे। कुरु पांचाल संघ राज्य के शासक धनंजय और शुद्धसोम तथा गणपति राजा दुर्मुख बहुत से वायु तुल्य वेग से चलने वाले अच्छी जाति के अश्व और बहुत से रत्न भेंट में लेकर स्वयं आए थे। अस्सक के राजा ब्रह्मदत्त, कलिंग राज सत्तभ, कंपिला के राजा भरत, विदेह राज रेणु, काशीराज दत्त रथ भी विविध मूल्यवान वाहन, आसन, पलंग, पोशाक, बहुमूल्य मड़ियों और मोतियों से सुशोभित हाथी दांत के बने विचित्र कवच, विविध शस्त्र, सुशिक्षित घोड़ों से जुते हुए तथा सोने के तारों से खिंचित वाघ्र चर्म से मड़े हुए रथ, हाथी, कंबल, रत्न, नाराज, अर्धनाराज आदि सामग्री लाए थे। रुरुक सोवीर साकल के राजा बहुत सा सुवर्ण तथा कार्पाशिक देश की शोणशी, कुंतला, अलंकृता सैकड़ों दासियों को भेंट मिलाए थे। मद्र देश के राजा स्वर्ण घटों में मलयगिरी के सुवासित चंदन का अर्क और दरदुरु गिरी का अगरू, चमचमाते मणि माणिक्य तथा सोने के तारों से बने हुए महीन वस्त्र लाए थे। दक्षिण के भोज राज्य, विदर्भ राज्य, अस्सक और दंडक राज्य, इनके प्रतिनिधि बहुत से तेजस्वी रत्न, चांदी, अलंकार, शस्त्र और वस्त्र लेकर आए थे। विदिशा के नागराज शेष के पुत्र पुरंजय भोगी ने अलभ्य विषहर मणि तथा 200 सुंदरियां नाग कन्याएं भेजी थी। हजारों गौ सेवक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, शंकर और व्रात्य महाराज प्रसेनजित को प्रसन्न करने के लिए विविध उपहार लेकर आए थे। जंगली जाति के सरादार रत्न, मूंगा स्वर्ण, भेड़, बकरी, ऊंट, गाय आदि पशु, फल फूल, फलों के मधु आदि सामग्री भेंट में लाए थे। ये सब राजा, महाराजा और सरदार जमींदारी भीड़ के मारे भीतर घुसने का स्थान न पाकर बाहर द्वार पर ही खड़े थे। सैकड़ों ग्रामवासी प्रधान घी से भरे सोने चांदी के घड़े हाथों में लिए राह न मिलने के कारण बाहर ही खड़े रह गए थे। कुरु के जनों और पहाड़ी राजाओं ने ब्राह्मण और श्रोत्रियों के काम की बड़ी बड़ी सुंदर मृगछालाएं तथा मजबूत पहाड़ी टट्टू भेजे थे। कलिंगराज सत्यभू दरवाजे पर भीड़ देखकर मूल्यवान रत्न जटित गहने और हाथी दांत की मूठों वाले खड़क तथा काली गर्दन वाले और 100 कोस तक दौड़ने वाले 1000 खच्चर भीतर भेजने की व्यवस्था कर अपने देश को लौट गए। उत्तर कुरु के देव दिव्य औषध, आम्लान, पुष्पमाल, कदली, अमृत चर्म लेकर आए खड़े थे। क्रूर कर्मा, असभ्य किरात, खस और दरदरू विविध पशु पक्षियों का शिकार लेकर तथा 500 युवती दासियां लेकर आए थे। अनेक राजा लोगों ने द्वार पर जाकर देखा कि दंडधर दौवारिक लोगों की राह रोककर विनय पूर्वक कह रहे हैं कि बंदे तनिक ठहरिए, यथा समय क्रमशः आप भीतर जा सकेंगे। महाराज आपके उपानय भी ग्रहण करेंगे। मगध के सम्राट सैनिक बिंबिसार ने लंबे दांतों तथा सुनहरी झूलों वालों से 100 मस्त हाथी और इतने ही वायुवेग अश्व जो सुनहरी साज से सजे थे भेंट भेजे थे। इसी प्रकार अनेक राजा, महाराजा, गणपति, सेठी, नगर सेठी और पौर जानपद प्रमुखों ने विविध उपानय वस्तुएं महाराज प्रसेनजित को प्रसन्न करने के लिए भेजी थी। पश्चिमी गांधार के अधिपति कलिंग सेन ने आम के पत्ते के समान रंग वाले अपूर्व 16 अश्व और 200 नवनीत कोमलांगी गान वाद्य युत निपुणा कुमारियां भेजी थी। आगत जनों के लिए कौशलपति ने स्वागत सत्कार की समुची व्यवस्था की थी। सहस्त्रों सेवक, दास, कमकर लोगों को खिलाने पिलाने, ठहराने तथा उनके वाहनों की व्यवस्था में लगे हुए थे। सैकड़ों कर्णिक लेखा जोखा लिख लिख कर उपानय सामग्री कोठार में पहुंचाते तथा रसद तौल रहे थे। कहीं कच्ची रसद तौल तौल कर बांटी जा रही थी, कहीं अन्न पकाया जा रहा था। साधु, श्रमण, निगंठ, क्षत्रिय लोग भक्ष्य, भोज्य, चुष्य, लेह, चव्य आदि विविध पदार्थों का आस्वाद ले रहे थे। चारों ओर ऐसा कोलाहल हो रहा था कि कान नहीं दिया जाता था। जगह जगह पुण्याय पाठ हो रहा था।
अभ्यागतों को भोजन, वस्त्र, स्वर्ण, गौ, रत्न दान दिया जा रहा था। यज्ञ कार्य के निमित्त अजीत केश कंबली, हिरण्यकेशी, बुधायन, भारद्वाज, शौनक, जैमिनी, गौतम, सांबव्य, कणाद, औलूक, सांख्यायन, वैशंपायन, पैल, सायण, स्कंद, कात्यायन आदि आदि वेद वेदांग वेत्ता, षडंग, वेद पाठी, षोडशोपचार, षष्ठी तंत्र, गणित, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, व्युत्पत्ति, ज्योतिष तथा नीति शास्त्रादक ज्ञाता महाश्रोत्रिय 88 ब्राह्मण प्रमुख कार्ता नियत किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक की सेवा के लिए राजा ने 16 रूप गुड़ालन कृंता दासियां नियत की थी। सहस्त्र रुद्धव्रता ब्रह्मचारी नित्य स्वर्ण थाल में हिवश्य भोजन करते और अखंड सामगान करते थे। राजाओं और सरदारों की लाई हुई सहस्त्रों जंगली गायें जहां तहां बंधी थी। जगह जगह यज्ञ बल के पवित्र पशु, बछड़े, वृश्चिक और अन्य पशु बंधे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि सब देश और सारे संसार की संपदा और जानपद इस समय श्रावस्ती में एकत्र हो गए हैं। वज्रपात। नगर आनंद उत्सव में व्यस्त था। राजमहालय और विधि हम्र अट्टालिकाएं सामान्य आगतों से परिपूर्ण थी। यज्ञ में भेंट स्वरूप आई वस्तुओं के ढेर लगे थे। सैकड़ों कर्णिक, कोठारिक, द्वार बंधु, कंचुक उनकी व्यवस्था में लगे हुए थे। परंतु महाराज प्रसेनजित अपने अंतः कक्ष में अर्थ विक्षिप्त अवस्था में बकझक कर रहे थे। सीमांत से बड़ी भयानक सूचना पाई थी। 12 मल्ल पुत्र परिजनों को राह में दस्यु ने मारकर सब उपानय सामग्री लूट ली थी। बंदुल मल्ल काष्ठ के कुंदे की भांति शोक संतप्त भूमि पर पड़े थे। राजकुमार विदुड़ब तीखी दृष्टि से दोनों आहत प्रतिद्वंदियों को चुपचाप खड़े देख रहे थे। महाराज ने बड़ी देर तक बकझक करने के बाद कहा, राजकुमार, क्या कारण आया है? हाँ महाराज। तो पुत्र, उसे अभी उपस्थित करो। महाराज, किंतु ये अनुपयुक्त होगा। इस समय यह गृह विवाद प्रकट नहीं होना चाहिए। कारण कोई उपद्रव खड़ा कर सकता है। तो क्या उसे दंड नहीं दिया जाएगा? क्यों नहीं महाराज, अभी उसे बंदी गृह में रखा जाए। पीछे यज्ञ समारोह की समाप्ति पर न्याय विचार से जैसा उसका अपराध हो उसे दंड दिया जाए, जिससे महाराज का न्याय दूषित न हो। ठीक है पुत्र, तो जैसा तुम ठीक समझो व्यवस्था करो। नहीं महाराज, वो साधारण जन नहीं है, सेनापति है। उसकी कार्य व्यवस्था बनते सेनापति ही कर सकते हैं। तो ठीक है बंधुल, ऐसा ही हो, युवराज ने कहा। महाराज, इससे भी गुरुतर एक कार्य है। कैसा कार्य पुत्र? सीमांत का प्रबंध। वहां सेना गई है, परंतु सेनानी विश्वस्त और योग्य नहीं है। सर्वत्र छिद्र ही छिद्र है। इस समय यदि कौशाम्बी नरेश श्रावस्ती पर आक्रमण करें तो भयानक परिणाम हो सकता है। मेरी सम्मति है कि सेनापति स्वयं सीमांत पर जाए। राजा और बंधुल चुप रहे। कुमार ने फिर कहा, मुझे संदेह है महाराज। कैसा संदेह? 12 मल्ल बंधुओं की हत्या केवल दस्युओं का साधारण कार्य नहीं प्रतीत होता, इसमें षड्यंत्र भी हो सकता है। बंधुल ने सिर उठाकर कहा, यदि ऐसा है तो मैं कौशाम्बी को जलाकर छार न करूं तो बंधुल नहीं। बनते सेनापति, इसी से मेरी सम्मति में आपका ही सीमांत पर जाना ठीक है। रक्षा भी होगी और यथार्थ का पता भी लगेगा। तो महाराज, मुझे सीमांत पर जाने दीजिए। महाराज ने कहा, जा मित्र, परंतु यहां तेरे बिना मैं अकेला हूं। महाराज इस समय यज्ञ अनुष्ठान में व्यस्त हैं। पूर्व पौर्जन तथा राजपुरुषों से परिवृत हैं। चिंता की बात नहीं है, मैं सीमांत पर जाता हूं। बंधुल ने उसी समय सीमांत पर प्रयाण किया। तब तक कारायण को बंदी गृह में भेज दिया गया। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।